हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि अपन प्रतिदिन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ है शिक्षक भर्ती एमपी टेट का, माध्यमिक शिक्षक भर्ती का, तो वहाँ से जैसा लेवल पहले रहा है फ्रेंड्स, वही लेवल अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी रहेगा। तो पुराने पेपर आप ज़रूर देखिए। अपन प्रतिदिन पुराने पेपर का एनालिसिस करके आ रहे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी करके आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पुराने पेपर नहीं देखे तो सारे चैनल पर डले हुए हैं, जहां से स्टार्ट हुआ है एग्ज़ाम वहां से आज अपन 24 फेब तक आ चुके हैं, धीरे धीरे अध्ययन करते हुए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज के आपके 30 प्रश्न रहेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं आपको। बिना किसी देरी के चलते प्रश्नों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने। क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों में से एक डर है, इसका एक उदाहरण है। वैश्विक विकास में देरी, जुनूनी बाध्यकारी विकार है, तनाव विकार है, ऑटिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों में से जब डर नामक विचार होता है तो इसको एंजाइटी या तनाव विकार डिसऑर्डर कहा जाता है। इसको तनाव विकार डिसऑर्डर कहा जाता है। और जुनून बाध्यकारी विकार किसको कहा जाता है फ्रेंड? जिसमें बच्चा पहले, देखिए जुनून बाध्यकारी, जिसमें बच्चा पहले आकर्षित रहेगा लेकिन बाद में जैसे ही उत्तर की ओर जाएगा और बच्चा अपना पूरा रूप स्पष्ट नहीं कर पाएगा, उसको जुनून बाध्यकारी विकार कहा जाता है। ऑटिज्म किसे कहा जाता है? जब बच्चा देखने में अपने आँखों की एक ही तरफ, मतलब आँखों की एक ही तरफ स्मृति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसको ऑटिज्म कहा जाता है। आई होप आपका फर्स्ट का सी करेक्ट आंसर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स। स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान पहुंचने के लिए भी किस प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते? इस नियम को क्या कहा जाता है? रूल ऑफ थंब, विभेदित नियम, अनुकरण नियम, संज्ञानात्मक नियम। 2 का करेक्ट आंसर ए जाएगा। अनुभव सिद्ध नियम को रूल ऑफ थंब कहा जाता है, एकदम करेक्ट आंसर है। जिन्हें 2 का ए आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। थर्ड का बताइए, निम्न में से कौन वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है? फ्रेंड्स आपको नेगेटिव बताना है, कौन सी वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है? प्रयोग, साक्षात्कार, पूर्वानुमान, अवलोकन। तो आई होप फ्रेंड्स, देखिए साक्षात्कार वैज्ञानिक प्रणाली के आपने देखा होगा, प्रयोग होता है, पूर्वानुमान होता है, अवलोकन होता है। तो 3 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। साक्षात्कार नहीं होता है, एकदम गलत है, ये वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल की विकसित होते हैं। मतलब जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में अमूर्त तर्क किसमें कौशल विकसित होते हैं? अमूर्त मतलब आप, मतलब अपने आप सोचने की क्षमता या बड़े बड़े सवाल हल करने की क्षमता, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक? 7 से 11 वर्ष तक पाई जाती है। औपचारिक 11 से 15 वर्ष तक पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष पाई जाती है। संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि संवेदी प्रेरक में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से करता है, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा थोड़ा सा जानकार हो जाता है और बच्चे सही गलत के बारे में नहीं समझ पाता। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा जो देखता है उसी के बारे में स्पष्ट कर पाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब बच्चे अमूर्त संक्रियाओं को सोचने की व्यवस्था करता है। तो वी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 4 का वी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक, संगठनात्मक अधिगम विकास हेतु, सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगम करता अधिगम की जिम्मेदारी लेता है, लक्ष्योन्मुखी बनाता है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, अच्छा परिणाम प्राप्त करता है, अधिगम का आनंद ले रहा है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा अधिगम की जिम्मेदारी। देखिए जब कोई भी अधिगम की जिम्मेदारी लेकर, जैसे आप लोग अधिगम कर रहे हैं किसके लिए? एक शिक्षक बनने के लिए। तो आपका एक लक्ष्य है शिक्षक बनना, तो अधिगम की जिम्मेदारी आपने ली है और लक्ष्यों ने भी बना करके आपको शिक्षक बनना है, इसके बारे में आप प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट का
ए करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होते हैं? मतलब बच्चे को मनोवैज्ञानिक के अनुसार किसमें शर्म और संदेह महसूस होते हैं? क्या प्री स्कूल, किशोरावस्था, स्कूली आयु, शुरुआती बाल्यकाल? तो फ्रेंड्स प्री स्कूल में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होते हैं। 6 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। उचित यौन शिक्षा अवस्था, उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। मतलब बालक को उचित यौन शिक्षा कब प्रदान की जानी चाहिए? क्या बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, वयस्क में, प्रारंभिक बाल्यकाल में? तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किशोरावस्था में बच्चे को उचित यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जिन लोगों ने 7 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। हेलन केलर, नॉन चॉम्स्की, ब्लूम, फीडस, एरिक लैंडबर्ग। तो देखिए नॉन चॉम्स्की ने क्या कहा था? LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन यंत्र, कि भाषा जन्मजात होती है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये नॉन चॉम्स्की महोदय ने कहा था। और महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना एरिक लैंडबर्ग महोदय ने स्थापित की थी। 8 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 8 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वांटेंट की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग फंस जाते हैं। 9 क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं। थियोडर साइमन, स्पीडरमैन, अल्फ्रेड बेने, विलियम स्टर्न। तो देखिए सबसे पहले बुद्धि के बारे में किसने बताया था? अल्फ्रेड बेने ने बताया था 1908 में। अल्फ्रेड बेने ने बुद्धि के बारे में 1908 में बताया था। लेकिन 1912 में विलियम स्टर्न को पूरी अवधारणा का श्रेय दिया जाता, क्योंकि इनने बुद्धि के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक समझाया। तो 1912 में इनने बुद्धि के बारे में पूरा श्रेय दिया, तो इनको पूरा श्रेय करने का जाता है विलियम स्टर्न को। और इसके बाद 1916 में टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा का श्रेय विलियम स्टर्न को जाता है। डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 9 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट है, तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है, या किसके माध्यम से होता है? पियाजे के अनुसार देखिए जीन पियाजे ने जो अनुकूलन दिया है वह किस किस में होता है आपको ये बताना है। क्या एब्रोशन और एकोमोडेशन, यानी अवशोषण और समंजन, या एक्वेशन ऑथेंटिक संप्रति स्वसंबंध, आत्मसमर्पण और समंजन, यानी एसिमिलेशन एकोमोडेशन, और एसिमिलेशन। तो आई होप अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी आत्मसमर्पण और समंजन, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 10 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया फ्रेंड्स। अल्बर्ट बांड्रा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण संगठन में उपयोग में शामिल होती है कहा जाता है? संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियमन, प्रेरणा। 11 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 11 का आंसर दिया है सी, स्वनियमन, एकदम करेक्ट आंसर है। अल्बर्ट बांड्रा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना अधिग्रहण के उपयोग में शामिल होती है उसको स्वनियमन कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित करता है? वजन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, लंबाई। तो फ्रेंड्स संरक्षण का हमेशा सिद्धांत द्रव्यमान पर करता है। मास एकदम करेक्ट आंसर। 12 का सी आंसर करेक्ट जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। बच्चों को कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं के मानव गुणों से संबंधित करते हैं? मतलब आपके सामने है बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं के मानव गुणों को संबंधित करते हैं? अहम भाव, संरक्षण, जीववाद, या वस्तु स्थायित्व।
तो फ्रेंड्स जब मानव गुणों को संबंधित करते हैं वो और सही और गलत का आंसर पता नहीं पाते, निर्जीव वस्तुओं में सजीव का अंतर नहीं समझ पाते, इसको जीववाद कहा जाता है। अब वस्तु स्थायित्व क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वस्तु स्थायित्व वो कहलाता है, वस्तुएं हैं दिखाई नहीं दे रही, उसको वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। जैसे कि मम्मी को बच्चा बुलाएगा तो मम्मी कहीं ना कहीं जरूर होगी और वो आएंगी, उसको वस्तु स्थायित्व कहा जाएगा। संरक्षण का मतलब फ्रेंड्स क्या रहता है कि बच्चा मतलब शब्दों के आधार पर और आकृति के आधार पर अपनी स्थिति में वापस नहीं लौट पाता, इसको संरक्षण कहा जाता है। अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म बच्चा दूसरों की बात बिल्कुल भी नहीं मानता, अपनी ही बात में लगा रहता है, इसको अहम केंद्रित कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन्हें 13 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं, वे किससे पीड़ित हो सकते हैं? स्कूल फोबिया, सामाजिक चिंता, आचरण चिंता, अलगाव की चिंता। 14 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, अलगाव की चिंता एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपाय में एक उदाहरण है MMPI, बाकपूर्ण परीक्षण, रोसाक परीक्षण, टैट। तो टैट का मतलब थैमेसिंग एप्रेशन टेस्ट किसने दिया था? मॉर्गन मुरे ने। थैमेसिंग एप्रेशन टेस्ट मॉर्गन मुरे ने आंसर दिया था। मॉर्गन मुरे ने इनके बारे में बात की थी। वाक पूर्ण परीक्षण ये फाइंडलर महोदय हैं, उनने दिया था। अब इसके बारे में व्यक्तित्व आत्म रिपोर्ट MMPI एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। MMPI एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। 15 का जिन लोगों ने ये आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है: अधिगम क्षमता, द्विध्रुवी विकार, आचरण विकार, असामाजिक व्यक्तित्व। तो 16 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने बी आंसर दिया है। द्विध्रुवी विकार एकदम करेक्ट आंसर है। तीव्र स्विंग को द्विध्रुवी विकार कहा जाता है, बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। निम्न में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह व्यक्तिगत विकास की सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, विशिष्ट आयु में होता है। 17 का करेक्ट आंसर जाएगा ए। फ्रेंड्स जिन लोगों ने 17 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। यह व्यक्तिगत विकास की सतत प्रक्रिया है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया फ्रेंड्स। किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? मतलब किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? प्रतिष्ठित स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति, प्रासंगिक स्मृति या संवेदी स्मृति। 18 का करेक्ट आंसर सी जाएगा जिन लोगों ने प्रासंगिक स्मृति आंसर दिया है। प्रासंगिक स्मृति विशेष ध्यान रखती है, सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपको समझ में आया होगा कि प्रतिष्ठित स्मृति या प्रतिध्वनि स्मृति किसको कहते हैं। तो सुन लीजिए, संवेदी स्मृति जो इंद्रिय जनित या मतलब अपने अंदर की बातों को स्पष्ट कर पाते हो, इंद्रियों के माध्यम से बोलते हैं, उनको संवेदी स्मृति कहा जाता है। प्रतिष्ठित स्मृति मतलब जो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से आई कांटेक्ट होकर के दर्शाया जाता है, उसको प्रतिष्ठित स्मृति कहते हैं। प्रतिध्वनि स्मृति मतलब आवाज़ के माध्यम से जब बात बताई जाती है और उनको समझ में आती है, उसको प्रतिध्वनि स्मृति कहा जाते हैं। और विशेष ध्यान रखने की स्मृति को प्रासंगिक स्मृति कहा जाता है। 18 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपके सामने। जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं, उनके पास सीखने की शैली होने की संभावना होती है: गति संवेदी, टेक्सटाइल, श्रवण या दृश्य। 19 का करेक्ट आंसर जाएगा गति संवेदी रहती है फ्रेंड्स। 19 का ए करेक्ट आंसर है। जो छात्र दूसरों को परेशान करता है उनमें काइनेटिस्टिक यानी गति संवेदी सीखने की क्षमता होती है। 19 का ए करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। किसने स्मृति का प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्द शामिल थे? तो फ्रेंड्स देखिए बकवास शब्द शामिल थे, किसने प्रयोग किया था? एबिंगहॉस, एटकिंसन, पोल्सनर और काल्किस। तो करेक्ट आंसर जाएगा एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने स्मृति का प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्द शामिल थे। 20 का ए करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? अब्राहम मास्लो। तो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मास्लो महोदय ने। आवश्यकता अनुक्रम का लेओ वाइगोत्स्की ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने। और कार्ल रोजर्स ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कार्ल रोजर्स महोदय ने दिया था। और सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा महोदय ने दिया था। देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कार्ल रोजर्स, सामाजिक विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा और सामाजिक अंतर विकास का सिद्धांत लेओ वाइगोत्स्की, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत लेओ वाइगोत्स्की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो निकटतम विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने शब्द दिए थे। 21 का बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होती है। सामान्य से विशिष्ट, सेफेलोकोडल, प्रॉक्सिमेटल, भाग से पूर्ण। तो सेफेलोकोडल क्या होता है? सिर से पैर तक, मतलब हमेशा मानव का विकास होता है सिर से पैर तक। सामान्य से विशिष्ट, आगमन विधि, आगमन विधि क्या रहती है फ्रेंड्स? विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब शुरुआत से लास्ट की ओर। निगमन विधि रहती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। भाग से पूर्ण तक, मतलब पॉट टू होल। तो 22 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। प्रॉक्सिमेट मोडेस्टल एकदम करेक्ट आंसर है। 22 का सी जिन्हें आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित द्वितीयक पुनर्वर्ण एक उदाहरण है, आइसक्रीम का, पोशाक का, धन का, रस का। तो द्वितीयक पुनर्वर्ण उदाहरण है धन का, धन एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं, बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं, गरीब परिवार में। तो सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे देखे जाते हैं बिखरे परिवार में, एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 24 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता हो, इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम, अभिभावकों का जोर। तो देखिए फ्रेंड्स, परिपक्वता क्या कहलाती है? जब व्यक्ति अपने हर तरीके से पूर्ण हो जाता है, सारे कौशल प्राप्त कर लेता है, उसको परिपक्वता कहा जाता है। तो आई होप यही आंसर सही है। और उसके बाद अभ्यास, जब किसी भी कार्य को आप करते हैं, लगातार करते जाते हैं, उसको अभ्यास कहा जाता है। अधिगम मतलब किसी कार्य को करने की प्रक्रिया जब आप स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, उसको अधिगम कहा जाता है। पेरेंट्स फोर्स, जब आप कोई भी कार्य को करने की इच्छा आपकी नहीं होती, लेकिन आपके अभिभावक जोर लगाते हैं तो आप करने की कोशिश करते हैं, उसको अभिभावक का जोर कहते हैं। तो जिन लोगों ने 25 का ये आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है। शताब्दी के पहले 6 के दौरान, शताब्दी के पहले 6 के दौरान छात्रों को जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। तो इसको क्या कहा जाता है? औसत से अधिक, असाधारण, मानसिक रूप से मंद या गरीब। तो 26 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, असाधारण एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाला प्रश्न डिलीट हुआ है। अधिगम वर्ग मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो ये वाला डिलीट हुआ है, अपन इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। 28 भी फ्रेंड डिलीट हुआ है। भाषा के उद्गम दौरान शब्दजाल या जॉर्गन अवधि किस दौरान होती है, ये भी डिलीट हुआ है, इस पर भी अपन अध्ययन नहीं करेंगे। इसके बाद अपन डायरेक्ट आते 29 पर। 29 देखिए, निम्न में से कौन सा माता पिता बच्चों को असफलता से निपटने, समर्थन देने, उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चों को किसी अन्य गतिविधि और व्यस्त रखने हेतु आरामदायक परिवेश का निर्माण करना, सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने का अवसर पर ध्यान केंद्रित करना, न कि क्षमताओं पर। तो फ्रेंड देखिए, हमेशा आप कोई भी कार्य करने जा रहे, सामने वाले की पहले सुनिए, फिर सुनने के बाद उनके ऊपर सहानुभूति रखिए, फिर उनको सीखने के अवसर दीजिए और ना उनकी क्षमताओं को देखिए। यही करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 29 का बी आंसर दिया होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए, अपने बच्चों के परिवेश का निर्माण करने पर असफलता निराशा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको गलत जाएगा। बच्चों की क्षमताओं को धकेलना, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। तो जिन लोगों ने 29 का बी आंसर दिया, एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आप लोगों के सामने। पूछताछ दृष्टिकोण विधि शिक्षार्थियों की निम्नों के लिए क्षमता का विकास होता है। एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना, कम से कम अधिक जानकारी आत्मसात करना,
प्रयोग करना या मौखिक अधिगम को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना। तो 30 का करेक्ट आंसर सी जाएगा, प्रयोग। प्रयोग के माध्यम से आप पूछताछ दृष्टि शिक्षार्थियों की अच्छी क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने बाल विकास के 30 पृष्ठ समाप्त होते हैं। आपको फ्रेंड्स मेरा ये ओल्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देना आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।